हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार लर्निंग सेशंस। अगर आप इस सीआईबी एग्जाम की कर रहे हो तो हमारे पास ईबीएम सब्जेक्ट का अवेलेबल है। इसके अंदर हम आपको प्रोवाइड कर क्वेश्चन जो कि हिंदी, और इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इनकी हेल्प से आप इजी कर सकते हो, और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाए। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में ईबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर फटाफट से हमारे कोर्स कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजिली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEG के। तो फटाफट से इन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्स एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है। आज फटाफट से इस कूपन कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग क्रेडिट डिलीवरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए इसके साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द लोन डॉक्यूमेंटेशन। कौन सी ऐसी स्टेट जो कि लोन डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग करेक्ट। पहली स्टेटमेंट देखो, द डॉक्यूमेंट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प, यानी कि हमारे जो लोन डॉक्यूमेंट्स हैं ऊपर प्रॉपरली स्टैम्प जो है वो लगा होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट नेवर बी अर्लियर देन द डेट ऑफ, यानी कि जिस डेट को डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन किया जा रहा है, वो डेट कभी भी स्टैंपिंग डेट से पहले नहीं होनी चाहिए। यानी कि पहले डॉक्यूमेंट्स की स्टैंपिंग की जाएगी, उसके बाद उसके ऊपर साइन किया जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद इट शुड बी इंश्योर दैट parties executing the documents have the necessary authority and capacity to enter into contract and executed the document in that। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो भी पर्सन डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करे हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने की अथॉरिटी भी होनी चाहिए और कैपेसिटी भी होनी चाहिए, और उन्होंने अपनी अथॉरिटी के अंदर ही डॉक्यूमेंट्स को साइन किया है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद इट शुड बी एंश्योर दैट पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट इज डूइंग सो विद फ्री। इसका मतलब क्या हो कि जो पर्सन यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को साइन कर रहा है वो अपनी मर्जी से यहाँ पर डॉक्टर है, इसके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है। तो ये सभी की सभी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द लोन डॉक्यूमेंटेशन। इसीलिए हमारा ऑप्शन ही ऑल ऑफ द अबव क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, When should a charge is registered with the registrar of। जब एक कंपनी किसी बैंक के पास लोन लेने के लिए आती है और बैंक को कोई एसेट यहाँ पर गिरवी रखती है, तो बैंक उसके ऊपर अपना एक चार्ज क्रिएट करता है। ठीक है, अब इस चार्ज को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर करवाना जरूरी होता है। तो वो टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम पीरियड के अंदर बैंक को ये चार्ज रजिस्टर करवाना पड़ता है। पहला ऑप्शन देखो, विद इन 30 डेज ऑफ लोन अप्रूव, यानी कि जैसे ही लोन अप्रूव हुआ उसके 30 दिन बाद, मतलब कि अगले दिन के अंदर अंदर में हमें रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। या फिर विद इन 30 डेज ऑफ जैसे ही डॉक्यूमेंट साइन किए गए हैं, एग्जीक्यूट किए गए, उसके अगले 30 दिन के अंदर रजिस्टर करवाना जरूरी है। या फिर ड्यूरिंग द लोन रीपे, जब तक हम लोन वापस करें कभी भी रजिस्टर करवा सकते हैं। या फिर नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड विद द ROC। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, यानी कि जैसे ही डॉक्यूमेंट्स को साइन कर दिया गया है उसके अगले 30 दिन के अंदर में हमें जो है रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल द सिक्योरिटी मोर्टगेज चार्ज इंक्लूडिंग द रजिस्टर्ड वन एक्सेप्ट द चार्जेस ऑन व्हीकल्स अपीयरिंग ऑन द वाहन साइड नीड टू बी रजिस्टर्ड। यानी कि जितने भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट और मोर्टगेज चार्ज क्रिएट किए गए हैं जिसके अंदर रजिस्टर्ड वंस भी इंक्लूड आते हैं, एक्सेप्ट वो व्हीकल्स जो कि यहाँ पर वन साइड के ऊपर अपीयर हो, उसको कहाँ पे रजिस्टर करवाना जरूरी है। ऑप्शन है नेशनल रजिस्ट्री ऑफ मोर्टगेज सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रजिस्ट्री, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एसेट मैनेजरी, या फिर सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। इसको हम शॉर्ट में सरसई भी कहते हैं। जो भी बैंक चार्ज क्रिएट करता है उसको इसके अंदर रजिस्टर करवाना जरूरी होता है, क्योंकि आगे चलकर अगर उसे एसेट को सेल करने की जरूरत पड़ती है तो वो इस हेल्प एसेट को सेल करके अपना पैसा रिकवर करवा लेता है। हालांकि रजिस्ट्रेशन काफी ज्यादा जरूरी। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज मिंट बाय थर्ड पार्टी गारंटी। थर्ड पार्टी गारंटी यहाँ पर क्या होती है। तो क्वेश्चन का आंसर करने से पहले थर्ड पार्टी गारंटी का मतलब यहाँ पर समझ लो कि है क्या बेसिकली। तो थर्ड पार्टी एक ऐसी गारंटी होती है
जो कि बोरवर के अलावा कोई और पर्सन बैंक को बोरवर की गारंटी प्रोवाइड। अब इसको एक एग्जांपल के साथ तो मान के चलो, एक पर्सन है, वो बैंक के पास जाता है लोन, ठीक है। तो अब बैंक जो है वो ए पर्सन को कहता है कि भाई देखो, मैं आपकी बात पर आपको लोन नहीं दे सकता हूँ, मुझे किसी और पर्सन पर गारंटी लिया कर दो जो आपके ब्याह पर मुझे गारंटी दे कि आप मुझे टाइम पर पैसे जो है वो वापस कर दो। तो ये अपने एक दोस्त का एक दोस्त है बी, उसको बुलाता है और कहता है कि आप मेरे ब्याह पर बैंक को गारंटी दे दो। अब जो बी है इसका बहुत अच्छा दोस्त है, इसको पूरा इसके ऊपर भरोसा है, तो इसने बैंक को ए पर्सन के बिहाफ पर गारंटी दे दी। आप यहाँ पर ए पर्सन को जो भी लोन प्रोवाइड कर रहे हो उसकी पेमेंट वो टाइम पर कर देगा। अगर बाई चांस नहीं करता है तो उसकी पेमेंट होगा। तो ये बी पर्सन ने ये जो गारंटी दी है, इसको ही हम क्या कहते हैं, थर्ड पार्टी गारंटी, ठीक है। अब फटाफट से यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो, ए गारंटी प्रोवाइडेड बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, यानी कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को जो गारंटी प्रोवाइड, उसको हम थर्ड पार्टी गारंटी कहते हैं। या फिर एक गारंटी ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसी कॉर्पोरेशन, यानी कि गवर्नमेंट एजेंसी ने कॉर्पोरेशन को गारंटी प्रोवाइड किया। या फिर एक गारंटी प्रोवाइडेड बाय ए पार्टी अदर देन बोरवर श्योर रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी कि बोरवर के अलावा किसी और पार्टी ने लोन की रीपेमेंट की गारंटी दी है बैंक को, उसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड पार्टी गारंटी, इसमें से कौन सी हमारी एग्जाम्पल होती है थर्ड पार्टी गारंटी की। पहला देखो, ए होम ओनर प्रोवाइडिंग देयर प्रॉपर्टी एज अ कोलैटरल फॉर मॉर्गेज, यानी कि एक होम ओनर बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता है और अपनी घर को एज अ कोलैटरल गिरवी रख देते हैं के पास। तो क्या इसे हम थर्ड पार्टी गारंटी है। उसके बाद गवर्नमेंट एजेंसी इंश्योरिंग बैंक डिपॉजिट, यानी कि जो बैंक डिपॉजिट्स है गवर्नमेंट इसको इंश्योर करे, यानी कि अगर बैंक डूब भी जाती है तो डिपॉजिटर को पैसा मिल जाएगा। तो क्या ये है। द कंपनी इशूइंग बॉन्ड बैक्ड बाय, कंपनी ने बॉन्ड इशू किए हैं जिसके अगेंस्ट उसने अपने एसेट्स की सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। तो क्या ये थर्ड पार्टी गारंटी है। या फिर an individual guarantees a small business loan for a friend और फैमिली, देखिए एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसने एक स्मॉल बिजनेस लोन के लिए गारंटी प्रोवाइड की है अपने दोस्त की या फिर फैमिली मेंबर को, किसकी, बैंक को प्रोवाइड की है कि आप इनको लोन दे दो, ये आपको टाइम पे रीपेमेंट कर देंगे। तो ये हमारी एग्जांपल होती है थर्ड पार्टी गारंटी की। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन आर द पर्सनल गारंटीज फ्रॉम डायरेक्टर नॉट टिपिकली रिक्वायर्ड इन इंडिया, ठीक है। देखो, जब कोई कंपनी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाती है, ठीक है, तो जो बैंक है ना वो गारंटी डिमांड कर, और किनकी गारंटी डिमांड करते हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर है। डायरेक्टर कौन होते हैं, जो हाईएस्ट डिसीजन यहाँ पर लेते हैं, यानी कि ये आप मान के चलो कंपनी के अंदर हाईएस्ट पोजीशन इनकी ही होती है, ये कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, इसीलिए बैंक यहाँ पर डायरेक्टर्स की गारंटी लेते हैं। अगर कंपनी को लोन चाहिए तो डायरेक्टर भी गारंटी देगी कि कंपनी टाइम पर लोन वापस देंगे, अगर नहीं करते तो डायरेक्टर इसकी यहाँ पर पिमेंगे। पर कई केसेस में क्या होता है कि डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती है। वो कौन सा केस है, पहला, व्हेन द कंपनी हैज अ लो क्रेडिट और सिक्योर्स अ लोन विद कोलैटरल, कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है वो बहुत ही लो है, वो एक अपनी एसेट को गिरवी रखकर बैंक से लोन ले। या फिर व्हेन अ कंपनी इज मैनेज्ड बाय कोर्ट अपॉइंटेड इंडिविजुअल नॉट इलेक्टेड बाय शेयर, जब किसी कंपनी को कोर्ट द्वारा अपॉइंट किए हुए इंडिविजुअल के द्वारा मैनेज किया जाता है, उस केस में गारंटी पड़ती है। या फिर व्हेन कंपनी इज रिलेटिवली लार्ज, व्हेन द लोन इज रिलेटिवली लार्ज एंड द बोरोवर हैज अ फाइनेंशियल बैड फाइनेंशियल, तो वो जो लोन की अमाउंट है वो काफी बड़ी होती है और बोरोवर की जो फाइनेंशियल होती है वो भी ठीक नहीं होती है। या फिर व्हेन अ बोरोवर इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद अ वीक कैश फ्लो, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जब किसी कंपनी को कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया हुआ इंडिविजुअल मैनेज करता है, यानी कि जो पर्सन कंपनी को मैनेज कर रहा है वो शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंट नहीं किया गया है, उस केस में डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती है। बैंक उस केस डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी लेता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्सनल गारंटीज ऑफ डायरेक्टर मे बी हेल्प विद रिगार्ड टू पब्लिक लिमिटेड कंपनीज अदर देन दोस्त, ठीक है। तो जनरली देखो, जब हम पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की बात करते हैं तो वहां पर डायरेक्टर की जो पर्सनल गारंटी है वो काफी यूजफुल रहती है। पर कई केसेस में हमें डायरेक्टर की जरूरत, मतलब डायरेक्टर की गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती। वो कौन सा केस है, पहला, विच में बी रेटेड एज फर्स्ट क्लास, यानी कि ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जिनको फर्स्ट क्लास की रेट मिली हुई है और जो एडवांस है वो अनसिक्योर्ड पे है, यानी कि उन्होंने जो लोन लिया हुआ है वो अनसिक्योर्ड। या फिर व्हेन कंपनी इज रेटेड फर्स्ट क्लास एंड सो सिक्योर्स अ कोलैटरल, कंपनी को फर्स्ट क्लास रेटिंग मिली हुई है पर वो जो लोन ले रहा है वो कोलैटरल, मतलब कि एसेट को गिरवी रख के लोन ले रहा है। या फिर व्हेन कंपनी इज प्राइवेटली हेल्ड बाय एंटिटी, वीक फाइनेंस, प्राइवेटली हेल्ड ली गई एंटिटी है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी काफी वीक है। या फिर व्हेन द कंपनी हैज सिग्निफिकेंट डिले इन क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट, जब कंपनी बहुत ही डिले कर रही है अपने एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करने में, तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन ए है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी कि अगर हमारी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है उनको फर्स्ट क्लास रेटिंग मिली हुई है और वो जो एडवांस ले रही है वो अनसिक्योर्ड बेसिस पे ले रही है,
तो उस केस में जो है हमें डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच केस कैन बैंक इन इंडिया टिपिकली ऑब्टेन अ गारंटी फ्रॉम अ पेरेंट कम सब्सिडी, यानी कि किस केस में जो बैंक है वो यहाँ पर सब्सिडरीज के लिए पेरेंट कंपनी की गारंटी मांगे, यानी कि अगर कोई सब्सिडरी जा रही है बैंक के पास लोन लेने के लिए, तो उस केस में बैंक जो है इसकी जो पेरेंट कंपनी है, ठीक है, हेड कंपनी है, उसकी गारंटी यहाँ पर। पहले देखो, व्हेन पेरेंट कंपनी इज फाइनेंशियल, जब जो पेरेंट कंपनी है वो काफी फाइनेंशियली स्ट्रांग, या फिर ओनली व्हेन द सब्सिडरी इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी तभी यहाँ पर गारंटी ली जाएगी अगर जो सब्सिडरी है वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, या फिर ओनली इफ द सब्सिडरी इज अनेबल टू प्रोवाइड एनी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, अगर हमारी जो सब्सिडरी है वो किसी और तरह की जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, तब गारंटी ली जाएगी। या फिर व्हेन सब्सिडरीज फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन है, यानी कि जो हमारी सब्सिडरीज है उसकी जो खुद की फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बुरी है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि अगर कोई सब्सिडरी है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है और वो बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता है, तो बैंक यहाँ पर पेरेंट कंपनी की गारंटी मांगता है, और पेरेंट कंपनी की गारंटी मिलने के बाद ही वो लोन जो है वो प्रोवाइड है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द चार्ज ओवर सिक्योरिटीज क्रिएटेड अ लीगल इंटरेस्ट इन एन एसेट टू सिक्योर अ डेट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग चार्ज ओवर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले चार्ज ओवर सिक्योरिटीज का क्या मतलब हो, तो जनरली देखो, जब भी कोई पर्सन बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता है तो बैंक लोन देने से पहले उससे सिक्योरिटी डिमांड करता है। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी पर्सन कोई भी एसेट, जैसे कि अपना घर गिरवी रख सकता है, ठीक है, अपना कोई व्हीकल यहाँ पर गिरवी रख सकता है। ठीक है, जैसे कोई पर्सन अपनी कोई एसेट बैंक के पास गिरवी एज अ सिक्योरिटी गिरवी रखता है, तो बैंक उस एसेट के ऊपर एक चार्ज क्रिएट करता है। चार्ज क्रिएट करने का मतलब है कि बैंक अपना एक क्लेम क्रिएट करता है कि बाई चांस यहाँ पर जो पर्सन है वो डिफॉल्ट करता है, तो वो एसेट्स को सेल करके अपना पैसा जो है वो रिकवर कर। अब ये जो चार्ज होता है, ठीक है, इसकी हेल्प से हमारा जो बैंक वो डिफॉल्ट होने पे कोई भी लीगल एक्शन जो है वो ले पाता है। अब ये जो चार्ज होता है वो कई तरह के होते हैं, मतलब कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके हिसाब से चार्ज जो है वो लगाया जाता है। तो उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सी नहीं है। पहले देखो, मोर्टगेज चार्ज के बारे में स्टेटमेंट क्या लिखी है, ए मोर्टगेज क्रिएट अ चार्ज ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट। अगर आप यहाँ पर बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हो और कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, जिससे कि अपने अपना हाउस जो है वो गिरवी रख दे, तो ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इसके ऊपर बैंक जो चार्ज क्रिएट करता है वो चार्ज हमारा मोर्टगेज जो है वो कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हाइपोथिकेशन। देखो, मोर्टगेज के अंदर होता क्या है, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो घर के या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो कागजात होते हैं, टाइटल डीड्स होते हैं, उनको बैंक को दे दिया जाता है और बैंक उसको अपने पास रखता है, और जैसे ही बॉर्बर डिफॉल्ट करता है तो वो यहाँ पर प्रॉपर्टी को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर लेता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हाइपोथिकेशन की। हाइपोथिकेशन क्या कह रहा है, दिस रेफर्स टू द चार्ज ओवर मूवेबल गुड्स विदाउट ट्रांसफरिंग पोजेशन, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। हाइपोथिकेशन क्या होता है, जब भी एक पर्सन यहाँ पर बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता है और कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, जैसे कि कोई कार हो गई, ठीक है, उसको आप बैंक के पास यहाँ पर गिरवी रखते हो, तो उसके ऊपर बैंक जो चार्ज क्रिएट करता है उसको हम हाइपोथिकेशन कहते हैं। हाइपोथिकेशन के अंदर जो प्रॉपर्टी का पोजेशन होता है वो बोरोवर के पास ही होता है, यानी कि अगर बोरोवर ने कार यहाँ पर गिरवी रखी है तो वो कार बोरोवर के पास ही होगी, बोरोवर उसको यूज करेगा, पर जैसे ही बोरोवर डिफॉल्ट करेगा बैंक इसका पोजीशन ले लेगा और इसको सेल करके अपना पैसा रिकवर कर। उसके बाद बात करते हैं प्लेज दिस रेफर्स टू चार्ज ओवर मूवेबल गुड्स बाय ट्रांसफरिंग द पोजेशन ऑफ एन एसेट टू द क्रेडिटर। तो प्लेज एक ऐसा चार्ज है जो कि मूवेबल गुड्स के ऊपर जो है वो लगाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, और जो पोजेशन ऑफ गुड्स होता है वो बैंक के पास होता है, यानी कि क्रेडिटर के पास होता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे एग्जांपल दे, आपके पास गोल्ड था, आपने बैंक के पास गोल्ड को गिरवी रखा, इसका मतलब पोजेशन भी बैंक को दे दिया और इसके अगेंस्ट यहाँ पर लोन लिया, तो ये हमारा जो चार्ज क्रिएट करेगा बैंक इसके ऊपर वो हमारा प्लेज कहलाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, लीज। ठीक है, हमारा यहाँ पर क्या है, लीज। तो ट्रांसफर राइट्स और इंटरेस्ट इन अ फाइनेंशियल एसेट रिसीवर्स इंश्योरेंस पॉलिसी टू अ लेंडर एज अ सिक्योरिटी ऑफ अ लोन, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो जो लीन का मतलब होता है वो बेसिकली क्या होता है, अगर हम लीन की बात करें तो लीन के अंदर क्या होता है कि हमारा जो लेंडर होता है, ठीक है, लेंडर होता है उसके पास एक राइट होता है कि डिफॉल्ट करने के ऊपर हमारा जो गुड्स है, ठीक है,
उसको जो है हमारा बैंक अपने पोजेशन में ले सकता है, और जब तक सामने वाला पर्सन लोन का पैसा वापस नहीं करता है तब तक वो गुड्स को अपने पास ही रख सकता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक पर्सन है, ठीक है, उसकी कार हो गई खराब, वो गैराज में गया और कार को ठीक करवाया, ठीक है। अब इस कार के ऊपर एक तरह का लीन क्रिएट किया हुआ है, किसने? जो हमारा मैकेनिक है जिसने इस कार को ठीक किया। यानी कि मैकेनिक के पास राइट है कि जब तक ये कार की रिपेयर का जो पैसा है वो मैकेनिक को पे नहीं कर देता है, मैकेनिक कार को अपने पास ही रखेगा, उसका पोजीशन अपने पास ही रखेगा जब तक ये पूरा पैसा पे नहीं कर देता। इस राइट को हम लीन कहते हैं। और जिसमें और एक ऐसा यहाँ पर चार्ज जिसके अंदर राइट्स और इंटरेस्ट एक फाइनेंशियल एसेट के ऊपर ट्रांसफर किए जाते हैं लेंडर को, वो हमारा असाइनमेंट कहलाता है। यानी कि आपका आपने पहले यहाँ पर शेयर्स खरीदे हुए थे तो कंपनी के ऊपर आपका राइट है, ठीक है, आपने जितने भी शेयर्स खरीदे हुए हैं उसके पोजीशन में आप कंपनी के ऑनर। आपने क्या किया, इस शेयर का फाइनेंशियल का जो राइट है वो बैंक को ट्रांसफर कर दिया, बैंक को ट्रांसफर कर दिया, यानी कि अब से कंपनी के ऊपर जो राइट है वो आपका है। आप इसको सेल कर सकते हो या फिर इसको अपने पास होल्ड करके भी रख सकते हो। तो ये हमारा क्या कहलाता है, असाइनमेंट कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है यहाँ पर, गलत है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट थी वो कौन सी यहाँ पर करेक्ट के बारे में पूछ रहा था, तो 1 2 3 ये स्टेटमेंट 3 करेक्ट है और ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर लीजिए, हम इस क्वेश्चन को बना देते हैं कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट नहीं है, तो इसको हम करेक्ट है, मतलब कि ये हमारा इस क्वेश्चन का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्किंग कैपिटल लोन्स आर टिपिकली डिसबर्स। जो वर्किंग कैपिटल लोन्स होते हैं उसको बैंक कैसे डिसबर्स करती है, यानी कि कैसे प्रोवाइड करती है बोरोवर को पैसा। पहला देखो, इशूइंग चेक डायरेक्टली टू द बोरोवर, जो बोरोवर है उसको डायरेक्टली चेक इशू कर दिया जाता है, या फिर ओपनिंग अ कैश क्रेडिट अकाउंट इन द बोरोवर्स नेम, यानी कि बैंक क्या करता है, एक कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करता है बोरोवर के नेम पर और उस कैश क्रेडिट अकाउंट के जरिए बोरोवर को फंड डिसबर्स करता है, या फिर ट्रांसफरिंग फंड्स टू द बोरोवर्स एग्जिस्टिंग सेविंग कार्ड, जो बोरोवर का सेविंग अकाउंट है उसके अंदर फंड ट्रांसफर कर देता है, या फिर प्रोवाइडिंग अ क्रेडिट कार्ड विद अ लोन लिमिट। तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बैंक हमारी क्या करती है, सबसे पहले कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करती है, ठीक है, और उसमें एक लिमिट के अंदर जितने का लोन लिया होता है उस अमाउंट तक जो है फंड डिसबर्स कर देती है बोरोवर को। यानी कि बोरोवर जो इस अकाउंट में से जितनी उसकी लिमिट है, जितना का उसका लोन दिया है उस अमाउंट तक जो है वो पैसे विड्रॉ करवा सकता है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ड्रॉइंग पावर इन कैश क्रेडिट अकाउंट रेफर्स। कैश क्रेडिट अकाउंट है उसके साथ एक इंपॉर्टेंट टर्म जुड़ी होती है, ड्रॉइंग पावर। इसका क्या मतलब होता है, पहला ऑप्शन देखो, द इंटरेस्ट रेट चार्ज ओवर द लोन, जो हमारा लोन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया था उसे ड्रॉइंग पावर कहते हैं। या फिर द मिनिमम अमाउंट दैट मस्ट बी केप्ट इन द अकाउंट, वो मिनिमम जो कि हमें अकाउंट के अंदर मेंटेन करके रखनी होती है हमेशा। या फिर द लिमिट अप टू विच द बोरोवर कैन विड्रॉ फंड्स, यानी कि ड्रॉइंग पावर एक लिमिट होती है जिसके अंदर में ही हमारा जो बोरोवर है वो फंड्स को विड्रॉ करवा सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, एक पर्सन बैंक के पास आता है वो वर्किंग कैपिटल लोन के लिए, और जो वर्किंग कैपिटल लोन की लिमिट है वो 5 लाख है, यानी कि वो कैश क्रेडिट अकाउंट में से मैक्सिमम 5 लाख रुपए ही निकाल सकता है। तो उसकी ड्रॉइंग पावर क्या है कि वो 5 लाख से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following statement is not true about the one time disbursement of a term loan। अब देखो, जो टर्म लोन होता है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर टर्म लोन होता है उसकी जो डिसबर्समेंट होती है वो कई तरीके से की जाती है, ठीक है, जिसमें से एक तरीका होता है वन टाइम डिसबर्समेंट। वन टाइम डिसबर्समेंट के अंदर क्या होता है कि सारा का सारा जो लोन का पैसा वो एक बार में ही डिसबर्स कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल में एक पर्सन ने 5 लाख रुपए का लोन दिया, तो बैंक ने एक बार में ही उसे 5 लाख का पूरा लोन जो है वो दे दिया है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है रिगार्डिंग अ वन टाइम डिसबर्समेंट ऑफ टर्म लोन। तो पहला देखो, इट इज टिपिकली यूज फॉर फाइनेंसिंग readily available assets like machine और houses। तो ये जो लोन है वन टाइम डिसबर्समेंट मेथड टर्म लोन का, मतलब कि एक बार में लोन प्रोवाइड करने का जो मेथड है वो उस जगह पे यूज किया जाता है जहां पर हम रेडली अवेलेबल एसेट्स को परचेज करते हैं। जैसे कि मान के चलो एक मशीन है, अब अगर आपको मशीन खरीदनी है तो आपको एक बार में ही उसकी सारी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस केस में जो बैंक है वो वन टाइम डिसबर्समेंट मेथड का यूज करता है टर्म लोन को डिसबर्स करने। दूसरा, अगर कोई बना बनाया आप घर खरीदते हो तो ऑब्वियस सी बात है, बना बनाया घर है तो एक बार में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वहां पर भी इस मेथड को यूज किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद फंड्स आर डायरेक्टली ट्रांसफर्ड बाय बैंक टू द सेलर्स अकाउंट, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि जो बॉर्वर है
वो जिस भी एसेट को खरीदना चाहता है, जैसे अगर वो मशीन खरीदना चाहता है, तो जो मशीन को बेच रही है, बैंक डायरेक्टली उसके अकाउंट में सारा का सारा जो फंड है वो ट्रांसफर कर देती है। सेम ऐसा केस हाउस के केस में है, अगर हाउस का जो ओनर है जो घर को सेल कर रहा है, उसके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जो है वो चला जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद द बॉरोवर नीड टू कंट्रीब्यूट अ पोर्शन ऑफ परचेज प्राइस, यानी कि जो टोटल परचेज प्राइस है एसेट्स का, उसका एक सर्टेन प्रपोर्शन जो है वो बॉर्बर को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। जैसे अगर एसेट्स का प्राइस 5 लाख है, तो मिनिमम 1 लाख जो है यहाँ पर बॉर्बर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन मनी। क्या कहते हैं, मार्जिन मनी। ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जो बॉर्बर है वो भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होके डील करे अपने एसेट के साथ। उसके बाद द बॉर्बर हैज फुल कंट्रोल ओवर द डिसबर्समेंट शेड्यूल। जो बॉर्बर है उसका फुल कंट्रोल होता है डिसबर्समेंट शेड्यूल के ऊपर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैंक यहाँ पर डिसाइड करता है, डिस्कस करता है बोरोवर के साथ, और उसके बाद ही डिसबर्समेंट शेड्यूल जो है वो डिसाइड होता है। यानी कि बोरोवर का पूरा कंट्रोल यहाँ पर नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर टर्म लोन्स फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट विद ऑनगोइंग एक्जीक्यूशन द डिसबर्समेंट इज टिपिकली बेस्ड ऑन। ठीक है, अगर मान के चलो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके ऊपर काम चल रहा है, तो उस केस में जो बैंक है वो टर्म लोन को डिसबर्स किस तरीके से करती है। पहला देखो, बॉर्बर की क्रेडिट वर्दीनेस के हिसाब से, यानी कि बॉर्बर की क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है उसके हिसाब से लोन डिसबर्स किया जाएगा। या फिर फिक्स शेड्यूल रिगार्डलेस ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, एक फिक्स शेड्यूल, जैसे कि 1 साल में 1 लाख, 2 साल में 2 साल में 3 लाख, ऐसे फिक्स शेड्यूल को फॉलो करके हम लोन को डिसबर्स करेंगे। या फिर द डॉक्यूमेंटेड प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि जिस प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया जा रहा है उसकी प्रोग्रेस के ऊपर से हिसाब से लोन जो है वो दिया जाता है। जैसे अगर 1 लाख रुपए का काम हो गया है तो 1 लाख रुपए डिस्बर्स कर दिया, 2 लाख रुपए का काम हुआ तो 2 लाख रुपए डिस्बर्स कर दिया, 3 लाख रुपए का काम हुआ तो 3 लाख रुपए डिस्बर्स कर दिया। तो जो ऑप्शन सी है वो क्या है हमारा, बिल्कुल कर, यानी कि जैसे जैसे काम होता रहेगा जो बैंक है यहाँ पर लोन को डिसबर्स करती रहती है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस इज नॉट अ मेथोलॉजी टिपिकल अडॉप्टेड बाय बैंक्स फॉर डिटरमिनिंग द लेवल ऑफ प्रमोटर इक्विटी व्हेन फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, जब भी कोई बॉर्बर आता है बैंक के पास लोन लेने के लिए किसी प्रोजेक्ट के लिए कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है और इसके लिए मुझे लोन प्रोवाइड कर दो, तो जो बैंक है वो यहाँ पर बॉर्बर यानी कि जो प्रमोटर है प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहा है, प्रोजेक्ट को परफॉर्म करेगा, उसको कहता है कि आप भी यहाँ पर कुछ पोर्शन जो है वो काउंट करो प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट का। यानी कि अगर प्रोजेक्ट 5 लाख का है तो कम से कम 1 लाख रुपए, वो डिपेंड करता है कि टर्म एंड कंडीशन क्या है, वो प्रमोटर कंट्रीब्यूट करे। तो ये कंट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा उसके रिगार्डिंग बैंक जो है वो कई सारे मेथड को यूज करता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा मैथोलॉजी नहीं है जो बैंक यूज करता है प्रमोटर के इक्विटी को डिटरमाइन करने के लिए। पहला मेथड देखो, प्रमोटर ब्रिंग देयर एंटायर कंट्रीब्यूशन अप फ्रंट बिफोर द बैंक स्टार्ट इट्स, यानी कि बैंक यहाँ पर एक भी पैसा लोन के फॉर्म में प्रोवाइड नहीं करता है जब तक कि हमारा जो प्रमोटर है वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो पूरा का पूरा प्रोवाइड नहीं कर देता। जैसे एग्जांपल दे, अगर 5 लाख रुपए की प्रोजेक्ट है, ठीक है, 1 लाख रुपए मिनिमम कंट्रीब्यूशन है किसका, हमारा बॉर्बर का। तो जब तक ये 1 लाख रुपए बॉर्बर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, जो बैंक है वो यहाँ पर एक भी रुपए लोन का प्रोवाइड नहीं करेगा। यानी कि बैंक डिसबर्समेंट करना तब स्टार्ट करेगा जब प्रमोटर अपना कंट्रीब्यूशन है फुली कर देता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा मेथड होता है। उसके बाद प्रमोटर ब्रिंग सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर इक्विटी अप फ्रंट एंड बैलेंस इज ब्रॉट इन स्टेजेस। तो इस मेथड के अंदर हमारा जो बॉर्बर होता है, जो प्रमोटर होता है, वो अपने टोटल कंट्रीब्यूशन का एक सर्टेन परसेंटेज, जैसे कि 40% या फिर 50% जो है वो शुरुआती दौर में ले आ लेता है। ठीक है, मतलब कि कंट्रीब्यूट कर देता है, और बाकी का जो पैसा है वो स्टेजेस में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये भी हमारे यहाँ पर मेथड होता है। जैसे हो सकता है कि पहले जो हमारा प्रमोटर है वो 1 लाख का 50,000 रुपए कंट्रीब्यूट कर दे, फिर बैंक यहाँ पर लोन को डिसबर्स करे, और बाद में फिर से हमारा जो प्रमोटर है वो यहाँ पर पैसा जो है वो कंट्रीब्यूट करे, स्टेजेस में मतलब पैसा जो है वो कंट्रीब्यूट करे। तो ये भी हमारा मेथड होता है। उसके बाद प्रमोटर एग्री इनिशियो दैट दे विल ब्रिंग इन इक्विटी फंड्स प्रोपोर्शनली एज द बैंक फाइनेंस द डेट प्रोपोर्शन। इस मेथड के अंदर क्या है कि जैसे जैसे बैंक यहाँ पर लोन का पोर्शन फाइनेंस करेगा, यानी कि बैंक जैसे जैसे लोन को डिसबर्स करेगा वैसे वैसे जो है प्रमोटर अपना अकाउंट भी देता रहेगा। तो ये भी हमारा मेथड होता है। और ये 3 इंपॉर्टेंट मेथोलॉजी होते हैं जो कि बैंक अडॉप्ट करता है प्रमोटर की इक्विटी को डिटरमाइन करने के लिए। उसके बाद लास्ट देखो, प्रमोटर एग्री टू ब्रिंग इन इक्विटी फंड्स ओनली आफ्टर द बैंक हैज फुली डिसबर्स इट्स कमिटमेंट। तो ये गलत है, ये मेथड नहीं होता है। ये मेथड क्या कह रहा है
कि जब बैंक अपना पूरा लोन डिस्पर्स कर देगा, उसके बाद जो प्रमोटर है वो इक्विटी जो है वो लेकर आएगा, अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। तो ये हमारा कोई मेथड नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ टू और मोर बैंक्स गेट इनटू अ फॉर्मल अरेंजमेंट टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ अ बॉर्वर, इट इज कॉल्ड। ठीक है, जब किसी बॉर्वर की जो वर्किंग कैपिटल नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए दो या दो से ज्यादा बैंक बॉर्बर को लोन प्रोवाइड करते हैं एक फॉर्मल अरेंजमेंट के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है कंसोर्टियम अरेंजमेंट, ज्वाइंट फंडिंग अरेंजमेंट, या फिर कोऑपरेटिव फाइनेंसिंग पैक्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए कंसोर्टियम इज द करेक्ट आंसर। इसको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो मान के चलो एक पर्सन है, ठीक है, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, जिसके लिए उसको यहाँ पर 5,000 करोड़ रुपीस की जरूरत है अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। वो एक यहाँ पर एक्सवाईजेड बैंक के पास जाता है और एक्सवाईजेड बैंक के पास इतने पैसे है ही नहीं कि वो यहाँ पर इसको इतना बड़ा लोन प्रोवाइड कर दे। तो यहाँ पर वो एबीसी बैंक के साथ एक फॉर्मल अरेंजमेंट करता है, जहां पर वो कहता है कि हम दोनों साथ में मिलकर इनको वो प्रोवाइड करें, हम दोनों का प्रॉफिट होगा। तो दोनों यहाँ पे एक फॉर्म कर देते हैं और इसके थ्रू इसको 5,000 करोड़ का लोन दे देते हैं। तो इनके बीच में जो फॉर्मल अरेंजमेंट है इसको हम क्या कहते हैं? कंसोर्टियम अरेंजमेंट। क्या कहते हैं? कंसोर्टियम अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द मेन रीजन identified by Central Vigilance Commission of Government of India for potential fraud in consortium lending? जो हमारा कंसोर्टियम लैंडिंग है इसके अंदर जो फ्रॉड्स होते हैं, इसके पीछे का मेन रीजन क्या आइडेंटिफाई किया था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? पहला देखो कि यहाँ पर जो कंसोर्टियम लैंडिंग होती है वहां पर जो ट्रांसपेरेंसी होती है उसमें काफी ज्यादा कमी होती है, लोन एग्रीमेंट सही तरीके से नहीं किए जाते, इसकी वजह से फ्रॉड होता है। या फिर इनसफिशिएंट कोलैटरल रिक्वायरमेंट, यानी कि जो कोलैटरल रिक्वायरमेंट होते हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं, जो बैंक्स होते हैं वो सही तरीके से एसेट्स को अपने पास गिरवी नहीं रखवाते हैं। या फिर इनइफेक्टिव रेगुलेटरी ओवरसाइट इन अरेंजमेंट्स, यानी कि जो रेगुलेटरी सुपरविजन है, ठीक है, जो रेगुलेशन है वो प्रॉपर की जाती है। या फिर द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग बैंक्स इन अ कंसोर्टियम अरेंजमेंट, यानी कि जो हमारा कंसोर्टियम है उसके अंदर जो हमारे बैंक इन्वॉल्व है वो आपस में इंपॉर्टेंट को शेयर ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो फ्रॉड होते हैं। तो ये जो रीजन है वो करेक्ट है, यानी कि जो मेन रीजन है फ्रॉड का वो यही है कि जितनी भी बैंक्स हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। जैसे कि जो बॉर्वर है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, उस वो कौन कौन से यहाँ पर ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इसके बारे में बैंक एक दूसरे से इनको शेयर ही नहीं करते, से फ्रॉड जो है वो हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अब इसके रिगार्डिंग कुछ हमारे यहाँ पर आरबीआई की गाइडलाइंस है कि हम लैंडिंग के रिगार्डिंग उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सिंपली ये जो आरबीआई गाइडलाइंस थी वो रिगार्डिंग थी कि जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है ना वो प्रॉपर तरीके से की जाए और फ्रॉड्स को रोका जाए। इसके लिए कुछ गाइडेंस दी, जैसे कि अगर यहाँ पर कोई भी मान के चलो बॉर्वर है, ठीक है, वो बैंक से फ्रेश फैसिलिटीज चाहता है, जैसे लोन वगैरह लेना चाहता है, तो उसके लिए जो बॉर्बर है उससे पहले डेक्लेरेशन लेना जरूरी है कि उसने ऑलरेडी कौन कौन सी क्रेडिट फैसिलिटीज कौन कौन सी बैंक से जो है वो ली हुई है, ताकि बैंक उसके ऊपर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग ले सके। जैसे अगर ए बैंक है, बी बैंक, एक पर्सन आता है यहाँ पर ए बैंक के पास लोन लेने के लिए, तो ए बैंक जो है वो तभी इनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले जो ए पर्सन है वो यहाँ पर ए पर्सन को बताएगा कि ए बैंक को बताएगा कि इसने पहले से कौन कौन से क्रेडिट जो है वो ली हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो बैंक्स हैं उनके पास जो बॉर्बर के अकाउंट है, ठीक है, बॉर्बर अपने उसमें क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बैंकों को आपस में एक्सचेंज करनी जरूरी है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वार्टरली इंटरवल के ऊपर जो है वो की जाए। साथ ही साथ हमारे जो बैंक्स हैं उनके लिए जरूरी है कि वो हमारे प्रोफेशनल से, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, उनसे सर्टिफिकेशन ले कि वो यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो स्टैट्यूटरी रूल्स बनाए गए हैं आरबीआई के द्वारा, बैंक रेगुलेशन एक्ट के द्वारा, क्या उनके साथ प्रॉपर्ली बैंक कंप्लायंस कर रहा है, वो चीज का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। साथ ही साथ जो सिबिल है वो जो यहाँ पर क्रेडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करता है कस्टडी बॉर्गर्स की, उसको प्रॉपर्ली यूज करना भी बैंकों के लिए जरूरी है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ सूटेबल क्लॉज को भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना है लोन एग्रीमेंट के अंदर, कि वो किस तरह की क्रेडिट इंफॉर्मेशन को जो है वो शेयर करेंगे, ताकि जो कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज है उनको रिमूव किया जा सके। क्योंकि बाद में हो सकता है ना कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी थी, ये वाली करनी थी, जिसकी वजह से डिस्प्यूट हो सकता है। तो उस केस में पहले ये सूटेबल क्लॉज जो है वो एंटर कर देने चाहिए, ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ
कोई भी अगर फ्रेश लोन सैंक्शन किया जा रहा है या फिर कोई पुरानी लोन को रिन्यू किया जा रहा है, तो वो तभी किया जाएगा वो तभी किया जाएगा अगर यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है वो प्रॉपरली की जाएगी। यानी कि जो बैंक्स है अगर वो साथ में इन्फॉर्मेशन को शेयर करती हैं, तभी जाकर नया फ्रेश लोन जो है वो सैंक्शन किया जाएगा या फिर लोन को रिन्यू किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सिंडिकेटिंग। हमारा जो सिंडिकेटिंग और लोन होता है उसको करने का मेन पर्पस क्या होता है। तो पहले सिंडिकेटिंग ऑफ अ लोन होता क्या, उसका मतलब समझ लो। सिंपली देखो, जब दो बैंक या फिर दो से ज्यादा बैंक साथ में मिलकर एक सिंगल बॉर्बर को लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारा सिंडिकेशन ऑफ लोन कहलाए। अब आप सोचोगे कि ये तो हमारा कंजोर्टियम अरेंजमेंट था, तो देखो ये सिमिलैरिटी है कि कंजोर्टियम अरेंजमेंट के अंदर भी दो या दो से ज्यादा बैंक आपस में मिलकर एक सिंगल बॉर्बर को लोन प्रोवाइड करते हैं, और सिंडिकेशन ऑफ लोन के अंदर भी ऐसा ही होता है। पर इनके बीच में कुछ डिफरेंस भी होता है, जैसे कि जो सिंडिकेशन ऑफ लोन है वो जनरली जो लार्ज अमाउंट होती है उसके लिए किया जाता है। अगर हम कंजोर्टियम अरेंजमेंट की बात करें, सिंडिकेशन लोन के अंदर एक लीड बैंक होता है। क्या होता है? एक लीड बैंक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डीलिंग वगैरह होती है वो सारा का सारा कौन करता है? लीड बैंक करता है। एक बैंक करता है दूसरे बैंकों के बिहाफ पर। जो कंजोर्टियम सिस्टम होता है उसके अंदर हर एक इंडिपेंडेंट बैंक जो है वो बॉर्बर के साथ जो है वो डील करता है। तो ये कुछ डिफरेंस के पॉइंट है, बाकी मीनिंग सेम ही है कि दो या दो से ज्यादा बैंक जो है वो एक साथ मिलकर एक सिंगल बॉर्बर को लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब बात उठती है कि इसका पर्पस क्या होता है। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि टू रिड्यूस द बॉर्बर इंटरेस्ट रेट, जो बॉर्बर इंटरेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, या फिर टू शेयर द रिस्क ऑफ लार्ज लोन अमंग मल्टीपल लैंडर्स। यानी कि क्योंकि देखो लोन बहुत बड़ी अमाउंट की होती है, तो जो रिस्क है उसको मल्टीपल बैंक्स में शेयर करने के लिए हम सिंडिकेट का यूज करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि देखो अगर मान के चलो एक बैंक यहाँ पर 1,000 करोड़ का लोन दे रहा है, तो सारा का सारा रिस्क कौन बियर कर रहा है? ये वाला बैंक। अगर वहीं पे ये 1,000 करोड़ का लोन पांच बैंक कर रहे हैं, तो जो रिस्क है पांच बैंक ले रहे हैं, तो जो रिस्क है उसको डिवर्सिफाई किया जा सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन अ टिपिकल लोन सिंडिकेट। कौन सी स्टेप है जो कि हमारा लोन सिंडिकेट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है? सबसे पहले, A lead bank manages the syndicate process and coordinated with other lenders। जो लीड बैंक होता है, जो हमारा लीड बैंक होता है, जो मेन बैंक होता है, वो यहाँ पर सिंडिकेट प्रोसेस को मैनेज करता है और बाकी लेंडर्स कोऑर्डिनेशन बिठाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पार्टिसिपेटिंग बैंक कंट्रीब्यूट द पोर्शन ऑफ टोटल लोन अमाउंट, यानी कि सिंडिकेशन ऑफ लोन के अंदर जितने भी बैंक इन्वॉल्व होते हैं वो यहाँ पर टोटल लोन का एक सर्टन पोर्शन जो है वो काउंट करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा होता है। उसके बाद लीगल अरेंजमेंट्स आर ड्राफ्टेड टू आउटलाइन द टर्म्स एंड लिबर्टीज ऑफ ईच पार्टी। तो यहाँ पर लीगल एग्रीमेंट्स किए जाते हैं जिसके अंदर हम क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं कि जो सिंडिकेशन ऑफ लोन है इसकी क्या टर्म एंड कंडीशन है, हर पार्टी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद द बॉर्बर डायरेक्टली नेगोशिएटेड विद ईच पार्टिसिपेटिंग लेंडर। तो ये जो स्टेप है वो नहीं होता है, क्योंकि जो बॉर्बर है वो लीड बैंक के साथ जो है वो डील करता है। लीड बैंक जो है बॉर्बर की डॉक्यूमेंटेशन करने का काम करता है, सभी काम जो है लीड बैंक करता है। यानी कि जो बॉर्बर है वो सभी लेंडर्स के पास जाके डीलिंग नहीं करता है, वो सिर्फ लीड बैंक के साथ डील कर लेता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीड बैंक इन अ लोन सिंडिकेशन। इसमें से कौन सा हमारा फंक्शन नहीं होता है लीड बैंक का लोन सिंडिकेशन के अंदर? पहला, अप्रूविंग लोन एप्लीकेंट्स इंडिपेंडेंटली, यानी कि लोन को इंडिपेंडेंटली अप्रूव करना। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि जो लोन एप्लीकेशन है उसको सभी लैंडर्स मिलकर यहाँ पर जो है वो अप्रूव करें। डीलिंग देखो हमारा लीड बैंक करता है, पर वो बाकी लैंडर्स के बिहाफ पर डीलिंग करता है, अकेला डीलिंग नहीं करता है। यानी कि लोन एप्लीकेशन सभी लैंडर मिलकर ही अप्रूव कर। उसके बाद अरेंजिंग एंड लीडिंग प्रायोरिटीज ऑफ मेंबर बैंक्स। ठीक है। तो जो हमारे मेंबर्स बैंक है उसके जो मीटिंग्स हैं उनको अरेंज करने का काम, उसको कंडक्ट करने का काम और लीड करने का काम यही करते हैं। तो बिल्कुल ये करता है। उसके बाद टेकिंग द लीड इन असेसिंग द बॉर्बर फाइनेंशियल हेल्थ। तो बॉर्बर की फाइनेंशियल हेल्थ को असेस करने का काम भी लीड बैंक का होता है। तो बिल्कुल ये होता है। उसके बाद प्रिपेयरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग लोन डॉक्यूमेंटेशन, लोन डॉक्यूमेंट का जितना भी काम है उसको प्रिपेयर करने का कोऑर्डिनेट काम, बिल्कुल ये फंक्शन होता है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये फंक्शन नहीं होता है हमारे लीड बैंक का। बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं हमारे लीड बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डैश ऑटोमेशन ऑफ द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द लोन फ्रॉम लोन अप्लीक टू डिसबर्स विद लिटिल टू मैनुअल। इसका जो आंसर है वो क्या है? स्ट्रेट थ्रू लोन। स्ट्रेट थ्रू लोन प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसके पूरा का पूरा लोन का जो प्रोसेस होता है, यानी कि लोन से लेकर लोन डिसबर्समेंट तक, उसको हम ऑटोमेटिक कर, इसके अंदर
हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, मशीन्स का यूज करते हैं लोन की एप्लीकेशन को अप्रूव करने से लेकर लोन को डिसबर्स कर। यहाँ पर हम जो मैनुअल इंटरवेंशन थी कम रखते या फिर हम बिल्कुल ही उसको हटा दे। सो स्ट्रेट थ्रू लोन इज करेक्ट आंसर। तो बेसिकली ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर जो लोन देने का पूरा प्रोसेस होता है उसको हम ऑटोमेटिक कर देते हैं बिना मैनुअल के, या फिर बहुत कम मैनुअल इंटरवेंशन जो है वो रखते हैं, जिससे हम जल्दी से जल्दी लोन को अप्रूव कर पाते हैं और लोन को डिसबर्स भी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्रूशियल टू कैप्चर ए सॉफ्टवेयर फॉर इफेक्टिव लोन प्रोसेसिंग। तो जो लोन प्रोसेसिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जब हम ऑटोमेटिक सारा काम करते हैं अंदर बेसिकली काम कौन करते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर करते हैं, ठीक है। सारा का सारा जो काम है लोन एप्लीकेशन लोन को डिस्पर्स, तो हमारे लिए जरूरी होता है जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। पहला, लोन सोशल मीडिया एक्टिविटी यानी कि जो लोन एप्लीकेशन या फिर पैरामीटर ऑफ लैंडर्स पॉलिसीज, यानी कि जो लैंडर है जो लोन पॉलिसी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उनके जो इंपॉर्टेंट है वो जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर होने चाहिए। या फिर मार्केट ट्रेंड एंड इकोनॉमिक फोरकास्ट या फिर क्रेडिट स्कोर्स फ्रॉम वेरियस क्रेडिट ब्यूरोज। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा करेक्ट, की जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर लोन पॉलिसी के इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो कैप्चर होने चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंग वो लोन को अप्रूव कर पाए और लोन को डिसबर्स भी पाए। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिस्क कैन बी इंडस्ट्री एंड बिजनेस रिस्क, मैनेजमेंट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, लीगल रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, कंट्री रिस्क, एक्सचेंज रिस्क। एंड इफेक्टिव एसटीपी सॉफ्टवेयर मस्ट बी डेवलप इन सच अ वे। तो देखो रिस्क कई तरह के होते हैं, इंडस्ट्री रिस्क भी होता है, बिल भी होता है, लीगल रिस्क भी होता है और एक्सचेंज रिस्क। तो हमारा जो एसटीपी सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि वो इफेक्टिव रहे। पहला, ओनली क्रेडिट वर्दीनेस बोरोवर, यानी कि जो वो एसटीपी सॉफ्टवेयर उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हम बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस का पता लगा पाए। या फिर सॉफ्टवेयर इज अ यूजर फ्रेंडली और विजुअली अपीलिंग। तो जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए और विजुअली बहुत अच्छा लगना होना चाहिए। या फिर लोन प्रोसेसिंग कॉस्ट और मिनिमाइज जो लोन प्रोसेसिंग करने वाला होना चाहिए। या फिर ऑल द रिस्क एलिमेंटेड डली अकाउंटेड फॉर, यानी कि जो हमारा एसटीपी सॉफ्टवेयर है वो हमारे सभी रिस्क को कंसीडर करे और उसको प्रॉपर्ली मैनेज करने में हमारी हेल्प करे। तो ऑप्शन डी करे, एसटीपी सॉफ्टवेयर को ऐसा होना चाहिए कि वो आसानी से इन रिस्क को जो है मैनेज इस रिस्क को मैनेज कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ पैरामीटर कैन बी यूज इन एसटीपी सॉफ्टवेयर टू मेक लोन डिसीजन। अगर आपको लोन डिसीजन लेना है तो आप किस पैरामीटर का यूज करोगे। सबसे पहले क्वालिटेटिव फैक्टर्स, जैसे कि बोरोवर की पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है, उसकी इमेज कैसी है मार्केट। या फिर ओनली क्वांटिटेटिव फैक्टर जैसे कि इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितने हैं, नाइदर क्वालिटेटिव नाइदर क्वालिटेटिव। या फिर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स ट्रांसलेटेड इनटू न्यूमेरिकल डाटा। तो ऑप्शन डी हमारे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर जब भी कोई लोन डिसीजन लेते हैं तो वो क्वांटिटेटिव फैक्टर जैसे कि इनकम और एक्सपेंस कैसे है, साथ के साथ क्वालिटेटिव फैक्टर जिनको हम न्यूमेरिकल टर्म्स कन्वर्ट कर सकते हैं उसका यूज करके हम लोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है बताएं तो यहाँ पर क्रेडिट डिलीवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो अच्छे से यहाँ पर स्टडी कर लिए। तो अगर आपको यहाँ तरह का डाउट आता है तो आप चैट पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो फटाफट से एक बार मैसेज करके मुझे बता दीजिए कि आपको यहाँ तक गया है। और अगर आप सिस्टम एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज, इसी के साथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, हेल्प से आप इजीली लिखते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती है वो आपको रिकॉर्ड, तो अगर आप वे में एबीएम सब्जेक्ट के साथ कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्स एक्सेसिबल है, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईबीएफ लर्निंग सेंटर ऐप डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से, वहां पे आप कोड यूज करना है जीईजी के। तो फटाफट से आप हमारे कोर्स एनरोल कर लीजिए। और अगर आप एनरोल करते हो तो आप कोर्सेज पे जिसके लिए आप कोड आशीष, तो फटाफट से कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम से रिलेटेड क्लासेस रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो डालते हैं। आपको क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले। सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।